हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में लेकर आई हूँ यूनिट 5 टेक्निकल कम्युनिकेशन का लास्ट यूनिट है। हम बहुत ही स्क्वीज्ड फॉर्म में से पूरा सारगर्भित रूप से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास टाइम कम है, हमें भी पता है। यूनिट 5 का सिलेबस देख लेते हैं। कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, ईमेल, वेबिनार, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, ये सारे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पीच एंड पर्सनालिटी को भी सेक्शन बी के लिए तैयार कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में मास्लो, फ्रायड, विवेकानंद, जंग की टाइपोलॉजी है, तो आपको इस बार तैयार करनी है। अब्राहम मास्लो की कर लीजिएगा, फ्रायड की कर लीजिएगा और देखिए विवेकानंद की भी कर लीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको देनी है तो इनकी और इनकी कर लीजिएगा। आइए 2 मार्क्स में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, पॉडकास्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेबिनार वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट भी करा सकता है, पुरानी वीडियो में हमारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, वहां से देख लीजिएगा। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें तो क्रिएटिंग कंटेंट फॉर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज एन आर्ट, हाउ वुड यू क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर करिएगा। व्हाट इज पर्सनालिटी असेसमेंट, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और फुल में भी आ सकता है। अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, स्वामी विवेकानंद की पर्सनालिटी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमस, एनिमा, ये वाली चीजें 2 मार्क्स में आ सकती हैं और अलग से भी आ सकती हैं। जंग टोपोलॉजी की थ्योरी पर्सनालिटी की, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी इस बार सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पर देख लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर तो सोशल मीडिया वाला देखेंगे, है ना, और थर्ड प्रायोरिटी पर ये, फिर इसमें थ्योरी देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आइए बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। कंटेंट क्रिएशन हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। ऑलमोस्ट हर घर में हर बच्चा यानी हर घर में कोई एक पर्सन कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, किसी ना किसी फॉर्म में कर रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत क्रिएटिव चीज़ है, बहुत क्रिएटिव आर्ट है, इनोवेटिव प्रोसेस है, जिसमें कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें एक नए टॉपिक को, एक बर्निंग टॉपिक को आइडेंटिफाई करना होता है, जिस पर भी हम अपना कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं। फिर जब हमने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया तो फिर हम इसमें कीवर्ड भी बताते जा रहे हैं। आपके पास टाइम कम होगा तो वो आप कीवर्ड को कैच कर लीजिएगा। जब आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी फॉर्म में अपने कंटेंट को डेवलप करना चाहते हैं, कि वो ब्लॉग के फॉर्म में होगा, यूट्यूब के फॉर्म में होगा, ईमेल होगा, पॉडकास्ट होगा, या क्या होगा। उसके बाद जो फॉर्म आपने डिसाइड करी है उसको मैच करती हुई आपकी स्ट्रेटजी यानी रणनीति, अगर नहीं याद रहे तो प्लानिंग आपकी क्या है, ये आपको प्रिपेयर करना होता है। फिर आपको अल्टीमेटली कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है, यानी कंटेंट डिजाइन ड्राफ्ट करना होता है। तो कंटेंट क्रिएशन में क्या है कि क्रिएटिव फॉर्म में, आपने ऊपर ही पढ़ लिया, क्रिएटिव, इसमें टारगेटेड ऑडियंस को अपील करता हुआ कंटेंट आपको नेट पर प्रोड्यूस करना होता है। इसमें बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत होती है, डिजाइनिंग की जरूरत होती है, और उसके बाद अल्टीमेटली डिजिटल कंटेंट को वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छे से फर्निश करना होता है। अब गोल क्या है, यानी पर्पस क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंगेज एंड कनेक्ट द ऑडियंस, पहला पर्पस है अपनी ऑडियंस को इंगेज करना, ऑडियंस को कनेक्ट करना, उनको इन्फॉर्म करना, अपडेट करना, अपग्रेड करना, उनकी नॉलेज को अपग्रेड करना। ऑडियंस को कई बार आपको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, जैसे गेटवे क्लासेस आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि अब एग्जाम आ रहे हैं, आपको ये करना है, ये नहीं करना है। लोगों को कन्विंस करना होता है, परसुएट करना होता है किसी आइडिया को मनवाने के लिए, या फिर किसी प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करने के लिए, या फिर किसी पॉलिसी को पब्लिसाइज करने के लिए। कई बार आपको लोगों को मोटिवेट करना होता है, जैसे विकास दिव्य कीर्ति जी करते हैं, आपके गेटवे क्लासेस के सर करते हैं। कई बार आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है, यानी अपने प्रभाव में लेना होता है। बहुत सारी बार आपको इंस्पायर करना होता है। कई बार इन सबसे अलग हटकर ये भी पर्पस होता है कि आप लोगों को एंटरटेन करें, जैसे कपिल शर्मा का शो है ना। तो अच्छा कंटेंट जो है वो ब्रांड अवेयरनेस को बिल्ड करता है, आपकी जो भी ब्रांडिंग है उसको बढ़ाता है, लोगों का एंगेजमेंट अट्रैक्ट करता है, लॉयल्टी बढ़ाता है, और मार्केटिंग गोल को डिजिटल एरा में अचीव करने के लिए आपको तैयार करता है। अब देखिए ये सब तो एक डाटा है, आप पढ़ें तो भी सही है। कंटेंट क्रिएशन जो है उसमें 40% मार्केटर्स ये कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट मार्केटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से ये तो ज़्यादा डाटा है। अब फॉर्म्स आती हैं, फॉर्म्स का मतलब टाइप्स क्या है कंटेंट क्रिएशन की। तो ये देखिए वेरियस टाइप्स हैं। GIFs जो आती हैं आपकी, ई न्यूज़लेटर,
ब्लॉग, पॉडकास्ट, वेबिनार। ईमेल क्या है, यहाँ से देखेंगे। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये सभी को पता है ना। हिस्ट्री में क्या है कि सबसे पहला जो ईमेल भेजा गया था वो रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था 1971 में, 1971 में। इससे पहले भी ईमेल जा चुका है, वो 1776 में, यानी इतने पुराने जमाने में क्वीन एलिजाबेथ ने भेजा था, और वो फर्स्ट मोनार्क हो गई थी। फर्स्ट मोनार्क का मतलब फर्स्ट क्वीन हो गई थी, राजकुमारी, मतलब फर्स्ट साम्राज्ञी हो गई थी ईमेल भेजने वाली 1776 में। 16 तरह के ईमेल होते हैं, न्यूज़लेटर ईमेल, सर्वे ईमेल, लीड जनरेशन ईमेल, जिससे आप कॉन्टैक्ट जनरेट करते हैं, कंफर्मेशन, डिस्काउंट, प्रमोशनल, तो ये सारे हैं। अब कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है हमें मेल के लिए। देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, तो वो ध्यान दीजिएगा। अगर आप ईमेल बना रहे हैं तो कंटेंट क्रिएशन करने में क्या क्या सावधानियां रखनी है। ये ईमेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि उसी सब्जेक्ट लाइन को पढ़कर आपका क्लाइंट या आपका जिसको भी आपने भेजा है, रिसीवर आप कह सकते हैं, वो आपका मेल को खोलेगा और इंटरेस्ट लेगा। तो सब्जेक्ट लाइन एक तो क्रिस्प होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, है ना। ईमेल का कंटेंट क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, 2-3 लाइनों में होना चाहिए। बुलेट पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, हाईलाइट कॉल्स टू एक्शन, जहां पर आपको एक्शन दिलवाना हो, जहां पर ध्यान आकर्षित करना हो, वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं। शॉर्ट, ब्रीफ, टू दी पॉइंट रखना है। डोंट मडल कंटेंट को मिक्सअप मैचअप नहीं करना है, बल्कि एक तरह के मतलब एक आइडिया को लेकर आपको मेल भेजनी है। कॉलेजियल रहना है, यानी फ्रेंडली रहना है, यानी कनेक्टिव रहना है। अपनी टोन देख लीजिए, टोन बहुत स्वीट होनी चाहिए, मैनर्ड होनी चाहिए और सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द गाइडलाइंस दैट यू विल हैव टू फॉलो व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट फॉर ईमेल। इमोजीज नहीं भेजनी है, क्योंकि यहाँ यू नीड टू बी हाईली प्रोफेशनल। कोट्स आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि कोट्स कभी बार ऑफेंसिव हो जाते हैं। इनकॉर्पोरेट विजुअल्स, जैसे कि इनकॉर्पोरेट विजुअल्स जैसे इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस, ये जो है ईमेल की अपील को बढ़ाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्रोफेशनल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? हाईली प्रोफेशनल। अब देखिए, जब आप अपने दोस्त को कुछ भी भेजते हैं तो आप इमोजीज वगैरह का यूज कर देते हैं, तो वो जो है वो पर्सनल हो गया। यहाँ पर आपको हाईली प्रोफेशनल रहना है। अब आता है वेबिनार। वेबिनार को जान लीजिए। देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि ईमेल क्या है, और फिर दूसरा बनेगा कि ईमेल के लिए कंटेंट डिजाइनिंग कैसे करना है। ऐसे ही वेबिनार क्या है और उसके लिए कंटेंट डिजाइनिंग कैसे करना है। तो वेबिनार जो है वो पोर्टमेंटो वर्ड्स है, वेब और सेमिनार से लिया गया है। वेबिनार एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन इवेंट होता है, जहां पर पार्टिसिपेंट का ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर की स्पीकर को सुनता है, जो सेमिनार में अपने व्यूज को रखता है, एक एक्सपर्ट स्पीकर को सुनता है। एक्सपर्ट स्पीकर द्वारा दिया गया प्रेजेंटेशन है, जो एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को दिया जाता है। इसमें वो अपनी रिमोट स्क्रीन से, यानी कि दूर बैठे, वो अपनी स्क्रीन को शेयर करके अपनी स्लाइड्स वगैरह दिखाता है, अपने व्यूज को ट्रांसफॉर्म करता है। हिस्ट्री क्या है? वेबिनार 1996 में स्टार्ट हुआ था। 4 तरह की वेबिनार होती हैं: लाइव वेबिनार, ऑटोमेटेड वेबिनार, हाइब्रिड और ऑन डिमांड वेबिनार। कंटेंट क्रिएशन कैसे करा जाता है वेबिनार के लिए? देखिए, सबसे पहले कोई भी हो विधा, कोई भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आपको करना हो, आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा, यानी आपका पर्पस क्या है, टारगेट क्या है, और आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, है ना, अपनी वेबिनार से। ये आप एक कॉमन है, ये किसी में भी लिख दीजिएगा आप, ये भी कॉमन है, पूरा पॉइंट कॉमन है। गेट टू नो योर ऑडियंस, ऑडियंस के बारे में जानना जरूरी है ना। बी अवेयर, यहाँ पर ये अवेयर है, अपनी ऑडियंस की डेमोग्राफिक को जानना जरूरी है, जैसे उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, कल्चरल उनका कल्चर कौन सा है ना, कि वो वेस्ट से आते हैं, साउथ से आते हैं, रूरल से आते हैं, या फिर सेमी रूरल से, या फिर कारपोरेट कल्चर से। कल्चरल बैकग्राउंड जानना जरूरी है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनकी जानना जरूरी है। लैंग्वेजेस नोन टू देम, ये भी जानना जरूरी है ना। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, नीड, प्रायोरिटीज, बजट, परचेजिंग कैपेसिटी, ये सब जानना आपको जरूरी है। इसके बाद आपको एक मतलब आपको रिसर्च करना जरूरी है। ये भी देखिए कॉमन ही है, तो रिसर्च करना जरूरी है। इंफॉर्मेटिव, हाईली इंफॉर्मेटिव होना है, इजी होना है, एंगेजिंग टॉपिक पर आपको सेमिनार बनानी है। मीटर्ड और मेजर्ड टोन में बोलना है, ये टोन है। नपे तुले शब्दों में बोलना है, क्रिस्प रहना है, जिसको भी आप कहना चाहते हो, जो भी कुछ आप कहना चाहते हो उसके बारे में क्रिस्प रहना है। एक कंपेलिंग नैरेटिव बनाना है। कंपेलिंग का मतलब जो सबको अपील कर सके, जो सबकी
जो सबको अर्ज कर सके, यानी जो सबको प्रभावित कर सके, ऐसा एक नैरेटिव का मतलब प्रस्तावना बनानी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नया है। स्टोरी टेलिंग टेक्निक आप यूज कर सकते हैं अपने ऑडियंस को इंगेज करने के लिए और उनको इंटरेस्ट उनका मेंटेन कराने के लिए। तो ये थोड़ा अलग है, बाकी ये दोनों आपको किसी में भी डाल सकते हो आप, फर्स्ट और सेकेंड। ये तो थर्ड है हमारा, थर्ड वाला थोड़ा अलग है। स्ट्रक्चर योर कंटेंट विद ए क्लियर इंट्रोडक्शन। कुछ भी आप बना रहे हैं कंटेंट, तो उसका एक क्लियर इंट्रोडक्शन रखें, मेन पॉइंट्स रखें, सपोर्टिंग एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है, और एक मेमोरेबल कंक्लूजन बनाएं, ऐसा कंक्लूजन बनाएं जो लोगों को बहुत दिनों तक याद रहे। प्रैक्टिस योर वेबिनार कंटेंट। वेबिनार कंटेंट की जो प्रैक्टिस करनी है वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। कई बार आपको मल्टीपल टाइम्स रिहर्सल करना जरूरी है लाइव इवेंट से पहले। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपका पता लग जाएगा। गो मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं। पैशनेट होना, एनर्जेटिक होना, क्रिएटिव होना जरूरी है। ये भी एक कॉमन है जो आपको कहीं भी लिख सकते हो, ये वाला पार्ट, एनर्जेटिक होना जरूरी है। अगला आते हैं, अब पॉडकास्ट क्या है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉडकास्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑडियो एपिसोड की एक सीरीज होती है जो डाउनलोड करी जा सकती है इंटरनेट से। ये पॉडकास्ट में होता क्या है कि आप किसी भी विषय पर उसके एक्सपर्ट को बुलाकर और उससे बातचीत के संदर्भ में, यानी कि एक बातचीत, जैसे मैं और आप बैठकर सामने आमने बातचीत कर रहे हैं, इस फॉर्म में आप जो है कंटेंट उससे, मतलब ज्ञान उससे लेते हैं। पॉडकास्ट की हिस्ट्री क्या है? अर्लीस्ट फॉर्म में पॉडकास्ट को ऑडियो ब्लॉगिंग बोला जाता था, यानी शुरुआती रूप में इसको ऑडियो ब्लॉगिंग बोला जाता था। 2004 में 2004 में जो बैन हैमर्सले थे, एक विद्वान, उन्होंने सबसे पहले पॉडकास्ट टर्म का यूज करा था। पॉडकास्ट भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे इंटरव्यू पॉडकास्ट है ना, आप किसी विशेषज्ञ को बुलाओ, उससे इंटरव्यू लो। कन्वर्सेशनल पॉडकास्ट है ना, आजकल बहुत हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर वाई राखी को बुलाकर उनसे एस्ट्रोनॉमी के बारे में पूछना। एजुकेशनल पॉडकास्ट, मान लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ टिप्स बतानी है तो वो एजुकेशनल में हो गया। पॉडकास्ट आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडियम हो रहा है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, एंटरटेनमेंट के पर्पज से, मोटिवेशनल पर्पज से, और इसमें स्टोरीज, बायोग्राफीज है ना, ये सब भी हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने महेंद्र सिंह धोनी को बुलाया है ना, तो हम उसकी पूरी जीवनी जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर हमें पॉडकास्ट करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? टॉक अबाउट थिंग्स योर ऑडियंस इज इंटरेस्टेड इन। जिस चीज में ऑडियंस का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में ऑडियंस का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, उस फील्ड के बारे में हमें बात करनी है। फिर उस फील्ड के बारे में जो उस फील्ड के यूनिक एक्सपर्ट हैं, जिनको स्पेशलाइजेशन है, उनको अपने शो में इन्वाइट करना है। एक स्क्रिप्ट आपको प्रिपेयर करनी है, क्रिएट करनी है, या अगर नहीं भी स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आउटलाइन बना लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। इससे आपको ट्रैक पर स्टे करने में हेल्प मिलेगी, यानी कि आप भटकेंगे नहीं, रिलेटेबल रहिए, आम आदमी को देखकर ये लगे कि यह तो आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कीप द लेंथ ऑफ द एपिसोड कंसाइज। अब देखिए एपिसोड आपका इतना बड़ा ना हो जाए कि लोग उसे सुनते सुनते बोर हो जाएं, तो लेंथ जो है वो छोटी रखिए, एंटरटेनिंग रखिए। थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से बिफोर यू स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। इससे पहले कि आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। एंगेजिंग रहना बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और बोरिंग ना हो आपका पॉडकास्ट। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर वंस द पॉडकास्ट इज ओवर, तो आप फीडबैक लीजिए अपने हर एपिसोड के का, है ना, कि लोगों ने क्या पसंद करा और क्या नहीं पसंद आया उन्हें। फिर इस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज करिए अगले फ्यूचर के एपिसोड को डिज़ाइन करने में, इम्प्रूव करने में। जो हमारे ऑडियो इक्विपमेंट हैं वो बहुत गुड क्वालिटी के होने चाहिए, है ना, एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और ऑडियो क्वालिटी जो है वो पॉडकास्ट में, देखिए ऑडियो क्वालिटी का सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। ऑडियो क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा, यानी 100% सुना जाएगा, लास्ट तक सुना जाएगा, और है ना। तो वॉइस डिलीवरी पर, अच्छा, पॉडकास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों पॉइंट है कि वॉइस डिलीवरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियरली बोलिए, है ना, टोन को वेरी करके बोलिए, एक ही सी टोन में बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करना जरूरी है ना। प्रॉपर पिच होनी चाहिए, रिदम होना चाहिए, रेट, पेस और इंटोनेशन सब प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज इसमें और इम्पॉर्टेंट है,
आपका जो एपिसोड है वो रेगुलर इंटरवल पर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने एक पॉडकास्ट कर लिया तो फिर सालों तक आप सो गए। आपने अगर 15 दिन में यानी फोर्टनाइटली बनाया है क्रम तो 15 दिन में आ जाना चाहिए। अगर आपका मंथली है तो मंथली आना चाहिए, वीकली है तो वीकली आना चाहिए। कोशिश करिए कि वीकली हो आपका। हेल्प योर ऑडियंस टेक द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा हाँ, फोकस योर टारगेटेड ऑडियंस। अपनी टारगेटेड ऑडियंस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और स्टोरी आप बना सकते हैं, है ना, स्टोरी सुना सकते हैं, उसके माध्यम से शुरू कर सकते हैं। हेल्प योर ऑडियंस टेक द नेक्स्ट स्टेप। अपनी ऑडियंस की हेल्प लीजिए अपने पॉडकास्ट को अगले लेवल तक ले जाने के लिए। आस्क योर लिसनर्स क्वेश्चंस एंड रिपोर्ट देयर रिस्पॉन्सेज। अपने लिसनर्स से क्वेश्चन पूछिए और उनके रिस्पॉन्सेज यानी फीडबैक को भी ध्यान में रखिए। टॉपिक पर बने रहना बहुत ज़रूरी है, इधर उधर मत चले जाइएगा, वॉन्डर मत करने लगिएगा, यानी डाइवर्जन नहीं होना चाहिए मेन टॉपिक पर, मेन पॉइंट पर से। ब्लॉग क्या होते हैं? अब ब्लॉग जो है वो वेब और ब्लॉग का पोर्टमेंटो वर्ड्स है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। ये ऑनलाइन जर्नल होते हैं या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है जो कोई इंडिविजुअल रन करता है, यानी कोई व्यक्ति, जैसे आप, मैं, है ना, कोई ग्रुप भी कर सकता है जैसे IIMT ग्रुप, MIT ग्रुप, है ना, कोई कॉरपोरेशन यूज कर सकती है जैसे गेटवे क्लासेस शुरू कर सकता है ना, जो रेगुलर बेसिस पर। अब देखिए इसमें क्या चीज जरूरी है, जो रेगुलर बेसिस पर अपडेटेड कंटेंट दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, है ना। जैसे कोई एजुकेशनल ब्लॉग्स बनाता है, कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाता है, कोई फूड ब्लॉग्स बनाता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं। ब्लॉग्स जो है रिच इन्फॉर्मेशन का और अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आपके जो ब्लॉग्स हैं वो एंटरटेनिंग होने चाहिए, इंस्पायरिंग होने चाहिए, इंफॉर्मेटिव, हाईली इंफॉर्मेटिव होने चाहिए। जो पहला ब्लॉग है वो लिंक्स प्लस नेट माना जाता है और जस्टिन हॉल ने इसे 1994 में क्रिएट किया था। उस समय ब्लॉग यूज नहीं होते तो पर्सनल होम पेज के नाम से इसे जाना जाता था। और अमित अग्रवाल को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबसे पहला प्रोफेशनल ब्लॉगर बनने का क्रेडिट उन्हें जाता है। टाइप्स ऑफ ब्लॉग में ये सारे हैं, बेकार में टाइम वेस्ट करना ये आप समझ ही जाएंगे। अब आती है बात कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है अगर हमें ब्लॉग बनाने हैं। तो देखिए करंट टॉपिक को डिस्कशन में रखिए, ये सभी में है, कॉमन है ना। अब ऑडियंस को जानना ये भी कॉमन है ना, उनकी रिक्वायरमेंट, उनका जो भी है। कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, इसमें देखिए कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हैशटैग गेटवे क्लासेस। तो कीवर्ड रिसर्च इसका जो अलग है वो आपका ये है। इससे क्या है, आपका ब्लॉग पॉपुलर हो जाएगा और लोग उसी को सर्च करेंगे तो पॉपुलर हो जाएगा। क्वालिटेटिव कंटेंट जाना चाहिए, जो ऐसा कंटेंट जो कहीं और ना मिले, आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ये चारों वर्ड आप याद रखिएगा, तो आप बस इतना भी लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको डेप्थ में नॉलेज देनी है वहाँ पर जो आपको कहीं और ना मिले। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया था वो ये है कि इफेक्टिव एथिकल यूज़ कैसे करना है सोशल मीडिया का, टेक्स्ट और टेक्निक का यूज़ करके। तो देखिए सोशल मीडिया एथिक्स क्या है ये जान लीजिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया एथिक्स क्या है कि ये रेफर करते हैं एक सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स का एक सेट है, या अगर हम बात करें एक गाइडलाइंस का एक सेट है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को गवर्न करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते समय। तो जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे होते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष के या ऑर्गेनाइजेशन के या ग्रुप के बिहेवियर को गवर्न करता है कि वो नैतिकता से काम लें और जो भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं उसमें वो एथिकल रहें, लॉजिकल रहें, मॉरल रहें, किसी की भावनाओं को आहत ना करें। These ethics are designed to ensure that user of social media platform conduct themselves in a responsible, respectful and ethical manner। मतलब वो जो भी कंटेंट डाल रहे हैं वो जिम्मेदारी के साथ डालें, रिस्पेक्टफुल ढंग से डालें ताकि किसी की भी भावनाओं को आहत ना करें और एक एथिकल मैनर में डालें। कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है, कुछ एलिमेंट्स हैं। ट्रांसपेरेंसी, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। एथिकली स्पीकिंग यू शुड शेयर इंफॉर्मेशन दैट यू फील विल हेल्प अदर्स। ऐसी इंफॉर्मेशन डालिए जो लोगों की हेल्प करे। एटिकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड ऑलवेज से हु यू आर। आपको हमेशा बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा कि आप कौन हैं।
अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो आई शुड डिस्क्लोज आई एम शिवानी अग्रवाल और मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, है ना। मेंशन योर एफिलिएशन, आप कहाँ से एफिलिएटेड हैं, यानी मैं गेटवे क्लासेस से एफिलिएटेड हूँ, ये मुझे बताना होगा। यानी अपनी आइडेंटिटी को छिपाना नहीं है, हाइड नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, लाई नहीं करना है, लाई का मतलब झूठ नहीं बोलना है ना, मैनिपुलेट नहीं करना है, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना है ना। क्लियर होना है अपने इंटेंशन के बारे में कि आपने अगर ये वीडियो डाला है तो आपका इच्छा क्या है, आपने किस टारगेट को लेकर डाला है, ये प्रॉपर बिहेवियर है, इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ठीक है। प्राइवेसी, आपके यूजर का राइट है उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, तो यूजर की प्राइवेसी मेंटेन करना आपका राइट, आपका मतलब ड्यूटी है ना। इट इज मस्ट टू सीक यूजर्स कंसर्न, यूजर की कंसर्न, यूजर की अनुमति लेना, यूजर की का एग्रीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने से पहले। जैसे गेटवे क्लासेस ने आप जो टॉपर्स हैं उनके फोटो डाले तो आपकी परमिशन से डाले, है ना, उनकी डिग्निटी किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये प्राइवेसी हो गई। अब रिस्पेक्ट पे आते हैं, यूज़र को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो मैंने अभी पहले ही बताया था। हार्श टोन, रफ टोन, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, एब्यूजिव, ऑफेंसिव लैंग्वेज, है ना, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर अवॉइड करना चाहिए। इन इंस्टेड यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। ऑथेंटिसिटी, आप जो भी कुछ डाल रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पर उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। टैक्टिक्स, कई बार कुछ लोग ना अवॉइड टैक्टिक्स लाइक इन्फ्लेटिंग फॉलोअर काउंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि फेक रिव्यू दिखा देते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कि 4000 व्यूज करो, नहीं सॉरी 4000 वॉच टाइम करो इतने पैसे में। तो वो देखिए, ये जो इस तरह की जो झूठी टेक्निक्स हैं, टैक्टिक्स हैं कि आपने झूठे फॉलोअर काउंट दिखा दिए, झूठे रिव्यू दिखा दिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है, अनैतिक चीज़ है, यानी अनएथिकल चीज़ है। आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, ट्रांसपेरेंसी के साथ देनी है। अगर किसी प्रोडक्ट के हानि है बच्चों के लिए, अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो किसी तरह से हैजार्डस हो सकता है, रिस्की हो सकता है, तो आपको क्लियरली ये बताना है डिस्क्लेमर में कि ये जो चीज़ है ये हानिकारक हो सकती है, इसका इस्तेमाल अपने विवेक से करें या पूछ कर करें। सपोर्टिंग बिजनेस विद फेयर प्रैक्टिसेस इज वैल्यूड बाय कस्टमर्स। देखिए, अगर आप बिजनेस को फेयर प्रैक्टिसेस के साथ बढ़ाते हैं तो आपका कस्टमर आपकी हमेशा इज्जत करेगा, आपका जो माउथ पब्लिसिटी है वो बहुत अच्छी होगी। तो जो नंबर 2 की चीज़ें हैं ना, वो शॉर्ट टाइम के लिए तो हो सकता है कुछ प्रभाव क्रिएट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी लेना। यूजर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। अगर आप कुछ भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर तो आपको अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने बिहेवियर के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो परिणाम हैं, उसके लिए भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, अगर गेटवे क्लासेस ये वीडियो डाल रहा है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी हमारी बनती है कि हम मतलब हमें ब्लेम गेम नहीं खेलना है, साफ सी बात है ना, हमें ब्लेम गेम नहीं खेलना है, दोषारोपण दूसरों के ऊपर नहीं करना है। अगर मुझसे कुछ गलत हुआ है तो मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन, कोई डबल मीनिंग, कोई हिडन मीनिंग नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन जो भी हो वो एक गो में, एक बार में, इन वन गो का मतलब एक बार में क्लियर हो जाए, कोई हिडन मीनिंग, डबल मीनिंग ना हो। ब्रेविटी का मतलब है संक्षिप्तता, लोगों के पास टाइम नहीं है आपकी बकवास सुनने का, आपकी उल जलूल बातें सुनने का, एक्स एग्रीगेटेड कन्वर्सेशंस को सुनने का। तो आपको कंसाइज रहना है, ब्रीफ रहना है, क्रिस्प रहना है, टू दी पॉइंट रहना है, डायरेक्ट रहना है और मैक्सिमम इन मिनिमम। आपको मैक्सिमम बातें करनी है, इन मिनिमम कागर में सागर भरना है ना, शॉर्ट रहना है। डू नॉट कंप्रोमाइज डेटा। देखिए, कई बार बाइंग एंड यूजिंग यूजर डेटा टू फ्यूल योर सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेनिंग्स इन एन एथिकल ग्रे एरिया। अब क्या करना है, कई बार हम डेटा जो है वो खरीदते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना है क्योंकि ये एक एथिकल ग्रे एरिया है, यानी इसे अच्छा भी समझा जाता है और नहीं भी समझा जाता। तो डेटा से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, कभी भी किसी का पर्सनल डेटा रिवील नहीं करना है ना। आपको मैंने अपना फ़ोन नंबर, मतलब आपने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया, मैंने रिवील कर दिया, ये बहुत ही बैड बिजनेस एथिक्स हैं, बहुत ही बैड सोशल मीडिया एथिक्स हैं। ट्राई टू बिल्ड योर ऑडियंस, अपनी खुद की ऑडियंस बनाओ, अपने खुद के कनेक्शंस बनाओ, ठीक है ना।
जैसे हम अक्सर क्या करते हैं, यूट्यूब जब बनाते हैं चैनल, तो हम बहुत सारे फ्रेंड्स में उसको पब्लिश करने लगते हैं। वो नहीं करना हमें, ऐसे कीवर्ड लगाओ कि खुद वायरल हो जाए। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट बनानी है अपने बिजनेस के लिए, वो मेहनत से ही बनेगी, है ना। बी अनबायस्ड। अब देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, आप वहां पर सबके लिए हैं। तो बायस्ड अप्रोच यानी किसी एक के प्रति झुकाव, इंक्लाइंड अप्रोच ये भी किसी एक के लिए झुकाव, ऐसी अप्रोच को एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें। मेंटेन एन इवन एंड बैलेंस्ड प्रेजेंस ऑनलाइन। आपकी प्रेजेंस जो हो ऑनलाइन वो एक इवन हो, बैलेंस्ड हो, सबके लिए हैं आप वहां पर, ठीक है। इतना ही करना है इसमें। सेंसिटिव टॉपिक पर नहीं बोलना है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपने सही बोला लेकिन वो दूसरी जाति संप्रदाय या दूसरा वर्ग के लिए थोड़ा इनसेंसिटिव हो गया, तो बहुत ध्यान देना है आपको। गेट टू नो योर ऑडियंस, ये पहले भी बता चुके हैं। अपनी ऑडियंस के डेमोग्राफिक के बारे में, उनकी एज, सेक्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, कल्चर, इन सब के बारे में जानकर अगर पब्लिश करोगे कोई भी कंटेंट, है ना, रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटीज, इंटरेस्ट, टारगेटेड ऑडियंस, ये सब के बारे में अगर जानकर कोई भी कंटेंट डालोगे तो सफल होगे बहुत ज़्यादा। कुछ और भी टैक्ट हैं, कुछ और भी गाइडलाइंस हैं। बी केयरफुल अबाउट ह्यूमर एंड सरकाज्म। तो ये सरकाज्म का मतलब है कि आप जो है मतलब व्यंग करने लगें, तो व्यंग करने से बचना है। ह्यूमर जो हो वो कैसा हो, हेल्दी ह्यूमर हो, ठीक है। और टोन और मैनर जो हो वो भी फेक नहीं होनी चाहिए, सरकास्टिक यानी व्यंग्यात्मक नहीं होनी चाहिए। हमें सिग्नेचर का, वाटरमार्क का, टैगलाइन का ओवर यूज नहीं करना है। और एक होता है मिसलीडिंग थंबनेल, है ना। कई बार आपने लिख तो बहुत अच्छा दिया लेकिन अंदर कुछ नहीं है, तो मिसलीडिंग थंबनेल का इस्तेमाल नहीं करना है। डू नॉट यूज ऑल कैपिटल लेटर्स वाइल टाइपिंग, ये भी देखिए एक एथिक है जो आपको नहीं पता होगा, नया है। डू नॉट बी टू फॉर्मल टू इनफॉर्मल, ना तो हमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल होना है ना बहुत ज़्यादा पर्सनल होना है। एक बीच की इवन और बैलेंस्ड अप्रोच बनानी है, इवन एंड बैलेंस्ड अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच बनानी है, ठीक है। फेक और फॉल्स वही आ गया, मिसलीडिंग टाइटल, मिसलीडिंग थंबनेल नहीं बनाने। तो ये हमारा कुछ था कि कैसे हम यूज़ करें, क्या कहते हैं इसको जी, हाँ, एथिकल यूज़ कैसे करें सोशल मीडिया का टेक्स्ट और टेक्निक के द्वारा। आगे चलते हैं, स्पीच एंड पर्सनालिटी में आते हैं। देखिए, स्पीच आप जैसा बोलते हैं उससे आपकी पर्सनालिटी का एक ही बार में जज हो जाता है। आपने सुना होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और आपने ये भी सुना होगा, एक देखिए बहुत अच्छा मैंने कोट लेने की कोशिश करी है, अगर आपसे याद हो पाए तो आप याद करना। ए वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज ही हैज समथिंग टू से। एक बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ मटेरियल होता है। एक फुलिश पर्सन इसलिए बोलता है क्योंकि उसको तो कुछ कहना है, कहने के लिए कहना है, उसके पास कुछ सॉलिड हो या ना हो, बस उसे बोलना है, बकना है, यानी कि क्या है, बैबलिंग करनी है। बैबलिंग का मतलब उसे बकबक करनी है, बकवास करनी है, न्यूसेंस क्रिएट करना है। जो एक प्राइम फैक्टर है ना, जो हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करता है वो हमारी स्पीच ही है। स्पीच इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू कम्युनिकेट विद अदर्स इफेक्टिवली। स्पीच क्या है, दूसरों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की आर्ट है। स्पीच पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बनाती है। अब कैसे बनाती है वो देखिए। आवर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमारा पहला इंप्रेशन लास्ट है। इसी तरह से द फर्स्ट वर्ड दैट वी अटर फ्रॉम आवर माउथ इज इनफ टू गिव अदर्स एन आइडिया अबाउट आवर पर्सनैलिटी। जो पहला शब्द हम मुंह से निकालते हैं, से है इसका मतलब, अटर का मतलब कहना, जो पहला वर्ड हमारे मुंह से निकलता है ना, वो हमारी पर्सनालिटी के बारे में एक आइडिया देने के लिए बहुत कुछ है, पर्याप्त है ना। तभी तो आपने देखा होगा कुछ वीडियो बहुत अच्छी चल जाती हैं, कुछ नहीं चल पाती हैं। टुडे इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें तो देखिए ये कर लीजिएगा, फर्स्ट वर्ड जो हम बोलते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत हर व्यक्ति बैडली बिजी है। ऐसे सिनारियो में अगर आप मीटर्ड और मेजर्ड टोन में क्रिस्प बोलेंगे, है ना, टू दी पॉइंट बोलेंगे, अप टू द मार्क बोलेंगे, है ना, प्रिसाइज बोलेंगे, तो विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, बिना एक्सएग्रीगेशन के बोलेंगे, डायरेक्टली पॉइंट पर आएंगे,
तो आप अपनी पर्सनालिटी की डिसेंसी का एक पर्याप्त आइडिया लोगों को दे देंगे। अब आता है अगला पॉइंट, अगर एक पर्सन कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट है, ओपन है ना, अपने एक्सप्रेशन में, तो उसकी पर्सनालिटी शाइन करेगी और इंडेलिबल इंप्रेशन यानी अमिट छाप छोड़ेगी, जिससे भी वो मिलेगा, जिससे भी वो इंटरेक्शन करेगा। हमारा परसेप्शन टुवर्ड्स अदर, हमारा जो दृष्टिकोण है यानी हमारी जो थिंकिंग है, अगर नहीं याद हो पाए तो आप ये लिख लीजिएगा, हमारी जो थिंकिंग है दूसरों के लिए वो अनबायस्ड होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, अनप्रेजुडाइज्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो ये अगर हमारी स्पीच में है तो ये हमारी पर्सनैलिटी को एक हाइट देगी। कभी भी नेगेटिव फीडबैक मत दीजिए, डिस्ट्रक्टिव फीडबैक मत दीजिए, बल्कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, सुधारवादी। कंस्ट्रक्टिव बोलें तो पॉजिटिव बोले फीडबैक, या फिर ऐसा फीडबैक दें जो दूसरों को इम्प्रोवाइज करे। नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अगर एक व्यक्ति के बोलने में क्लैरिटी है पर्पस की, है ना, उसे पता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, नाप तोल के बोल रहा है ना, तो इस दूसरों की नीड को, प्रायोरिटीज को, कल्चरल बैकग्राउंड को, एकेडमिक बैकग्राउंड को, उनके कॉमन सेंस को, लाइकिंग डिसलाइकिंग इंटरेस्ट को, एज जेंडर को जज करके बोल रहा है, ये मेन चीज है। तो फिर इससे स्पीकर की सक्सेस सुनिश्चित है और उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे, उसकी पर्सनैलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। अब आता है, तो इस तरह से ये स्पीच और पर्सनैलिटी का है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है पर्सनैलिटी एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एनालिसिस क्या है? पर्सनैलिटी एनालिसिस का मतलब है एनालाइज करना, इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन करना, यानी जज करना, चेक करना एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी की कोर क्वालिटीज़ का, मेन क्वालिटीज़ का, जिसमें उसकी रिलायबिलिटी कितना, वो हम उस पर भरोसा यानी उस पर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में कितना डिटर्मिनेशन है, यानी कि विल पावर कितनी है, एनर्जी कितनी है, एंथुसियाज्म कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, जेंटल कितना है, और इसी तरह से और क्वालिटीज़ जो हैं इंडिविजुअल व्यक्ति की, उनको जज करना ही पर्सनैलिटी को एनालिसिस करना है ना। पर्पस क्या है? पर्सनैलिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि हम में से देखिए हर व्यक्ति जो है उसमें कुछ वीकनेस भी होती हैं, लेकिन ये भी परफेक्ट है कि हमारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ भी होती हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, है ना। टू सी द चेंजेस इन वंस पर्सनैलिटी, जब हमने अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली तो हम अपनी पर्सनैलिटी में चेंज भी देख सकते हैं। थ्योरीज को असेस करना, ये एग्जाम्पल करने के लिए कि कौन सी थेरेपी जो है वो कौन सी टाइप की पर्सनैलिटी के लिए बनी है, राइट। अब आता है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। बहुत आसान है ये और बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार पर्सनैलिटी हमारी बहुत टाइप की होती है। परफेक्शनिस्ट, ऐसे लोगों के हाई स्टैंडर्ड होते हैं, उनकी हाई एक्सपेक्टेशन अपने स्वयं से होती है, विद वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब खुद से। ऐसे लोग ना जो है बहुत एक्यूरेट होना पसंद करते हैं, सटीक, सिस्टमेटिक होना पसंद करते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना लाइफ में, जिनको तौलिया तौलिए की जगह पर चाहिए, राइट मोजा राइट मोजे की तरफ चाहिए, है ना। तो ऐसे लोग अगर राइट को लेफ्ट की तरफ रख दिया, लेफ्ट को राइट की तरफ रख दिया, तो भी वो नाराज हो जाते हैं। उन्हें हमेशा अपनी चीज़ों में करेक्शन चाहिए। तो ये कीवर्ड नोट करते रहिए। ऐसे लोग सेल्फ वर्थ मतलब अपनी खुद की अपनी खुद का वर्थ करते हैं, अपनी खुद की उपयोगिता बनाते हैं। सेल्फ स्टीम होते हैं ऐसे लोगों में, और जो दैट इज कंटीजेंट अपॉन सक्सेस, जो सक्सेस के ऊपर कहीं ज़्यादा भारी होती है। दे अटैच देयर वर्थ टू देयर परफॉर्मेंसेज एंड अचीवमेंट। वो अपनी वर्थ कैसे बनाते हैं, अपनी उपयोगिता कैसे बनाते हैं, वो शॉर्टकट नहीं फॉलो करते। उनको अगर उपयोगिता बनानी है, उनको नेम फेम अर्जित करना है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस और अचीवमेंट से करते हैं। उनको फ्री में आई हुई सफलता नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हार्डवर्क से किया हुआ अचीवमेंट जो उनको मिलेगा, उसके आधार पर वो अपनी वर्थ को सुनिश्चित करते हैं। दे बिलीव दैट दे ईदर विन और लॉस, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। वो ये विश्वास करते हैं या तो जीतेंगे या हारेंगे, उनके लिए कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता। द फियर ऑफ नॉट बीइंग लाइक्ड मेक्स इट हार्ड टू से नो टू अदर्स। देखिए ऐसे लोग ना किसी को जल्दी से मना नहीं कर पाते, क्योंकि इससे उन्हें डर होता है कि इससे लोग उन्हें डिसलाइक करने लगेंगे। वो कभी भी किसी से जल्दी हेल्प नहीं मांगते और अपनी वल्नरेबिलिटी शो करते हैं। वो अपनी ही मिस्टेक को टॉलरेट नहीं करते, ना ही किसी और की मिस्टेक को टॉलरेट करते हैं। ऐसा हस्बैंड और ऐसी वाइफ मिल जाए ना, तो जीवन अच्छा भी है और कहीं कहीं थोड़ा सा ना जो है
वो तो जब आपको मिलेंगे ना ऐसे पार्टनर, ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट होना भी ना अपने आप में एक साइको वाला चीज़ है। भाई ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक भी होगी, गलतियां भी होंगी, उन गलतियों को एक्सेप्ट करना ये ज़्यादा अच्छा है। रिलेशनशिप में ऐसे व्यक्तियों की अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई तो वो ह्यूज फाइट में, ब्रेकअप में बदल जाती है ना। और ऐसे पर्सन जो है अपने खुद के कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हेल्पर्स जो है वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ऐसे लोग जो है उनको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है? लोगों की हेल्प करके। ऐसे लोग हेल्पलेस होते हैं, निस्वार्थ होते हैं। ऐसे लोगों को प्लेजर और सेटिस्फेक्शन दूसरों की हेल्प करके मिलता है। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं दूसरों की हेल्प करने का। आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, बहुत सारे लोग अनजान होते हैं लेकिन वो आपको पानी ऑफर कर देंगे, है ना। ऐसे लोग ह्यूमैनिस्टिक होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की वैल्यू करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दूसरों के लिए को नर्चर करने का, डेवलप करने का, चेरिश करने का कोई ना कोई रास्ता सीख कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। अचीवर एक ऐसी पर्सनैलिटी टाइप है जो अकम्पलिशमेंट और सक्सेस पर डिपेंड करती है। ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, वो हमेशा क्लास में हमेशा कंपटीशन में रहेंगे कि मेरे ज़्यादा नंबर आने चाहिए। दे आर एबल टू टॉल। ऐसे लोगों की सबसे खास क्वालिटी है कि वो बहुत सारा स्ट्रेस झेल लेते हैं, उनको स्ट्रेस लगता ही नहीं है। मतलब जिन बातों से दूसरे लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे वो उनको मज़ा लगेंगी, चैलेंजेस लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ लगेंगी। दे आर पेन स्टेकिंग का मतलब श्रम साध्य, यानी ऐसे लोग इंडस्ट्रियस यानी लेबोरियस होते हैं। अगर नहीं याद है, लेबोरियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। एनक्शियस चिंतित रहते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, कॉन्शियसियस पीपल होते हैं, अपनी कॉन्शियस की बात को, आवाज़ को सुनते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं, चैलेंजेस को वो अपॉर्चुनिटीज़ मानते हैं। ऐसे लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी होते हैं। वो काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, डिफरेंट वे में करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करते हैं, बहुत ही क्रिएटिव, ओरिजिनल और इनोवेटिव वे में। जैसे कभी कई बार आपको असाइनमेंट मिलता है ना, तो कई बार आप फॉर्मेलिटी समझकर बस कर लेते हैं किसी तरह, लेकिन एक ऐसा बच्चा होता है कि अगर असाइनमेंट मिला है तो उसे दुनिया भर की किताबों से, गूगल से, इधर से उधर से ढूंढेगा और फिर बिल्कुल अलग करके बनाएगा। रोमांटिक, भाई रोमांटिक लोग तो क्रिएटिव होते हैं, यूनिक होते हैं, है ना, हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे लोग क्या है कि हमेशा चीयरफुल रहते हैं, चाहे कितनी भी हार्ड, टफ, अनमैनेजेबल, टफ, डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, ऐसे लोग हमेशा चीयरफुल रहेंगे। ऐसे लोग भी काम को करना पसंद करते हैं। काम उनके लिए कभी भी एक बर्डन नहीं रहता है ना। इसके बजाय, बर्डन मानने की बजाय काम को, वो काम से खुश रहते हैं, काम से उनको एनर्जी आती है ना। काम से वो री एनर्जाइज्ड फील करते हैं और वो पूरे परफेक्शन और पूरे इंटरेस्ट और पूरे जील, पूरे एंथुसियाज्म से काम करते हैं। ऑब्जर्वर्स, ऐसे लोग इंसाइटफुल होते हैं, उनको गहरी परख होती है, इनोवेटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कई बार वो अहेड ऑफ देयर टाइम से आगे जाकर वो चीज़ों को नए और यूनिक तरीके से, संसार को अलग तरीके से देखते हैं। They are most in touch with what occurs in front of them in the present. वो प्रेजेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, पास्ट और फ्यूचर उनके लिए मैटर नहीं करता है। पास्ट और फ्यूचर उनके लिए उतना ही मैटर करता है कि वो किस तरह उनके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। दे लर्न, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी याद कर सकते हैं। दे लर्न फ्रॉम द पास्ट, है ना, और प्रिपरेशन करते हैं वो पास्ट की गलतियों से शिक्षा लेकर स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज बनाते हैं अपने फ्यूचर को ब्राइट और प्रॉमिसिंग बनाने के लिए। असर्टर्स जो होते हैं, असर्टर्स का मतलब है असर्ट, थोड़ा जो असर्ट करते हैं, जोर देते हैं। ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, इनके अंदर नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की पावर होती है। ये फाइट कर लेते हैं टफ टाइम से, अनमैनेजेबल टाइम से भी, और प्रेशराइज हुए बिना, स्ट्रेस लिए बिना, एंजाइटी में आए बिना, डिप्रेशन में आए बिना टफ और अनमैनेजेबल चीज़ों से क्या है, लड़ लेते हैं। नेचुरल एबंडेंस ऑफ एनर्जी, इनके अंदर एबंडेंस ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी की अधिकता होती है, बहुतायत होती है, प्लेंटी ऑफ एनर्जी होती है ना। ये अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं? दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वीक हैं, जो नीडी हैं। ऐसे लोग ट्रुथ को, जस्टिस को पसंद करते हैं, और ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्क हार्ड करते हैं। जो बहुत सारे हमारे स्टेट, जैसे इंदिरा गांधी, पाब्लो पिकासो,
ये सब जो है वो असर्टर की कैटेगरी में आएंगे। एडवेंचरर्स ये इंट्रोवर्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, और इनके अंदर ना गो विद द फ्लो वाली मेंटेलिटी होती है कि जैसा चल रहा है उसके साथ चलने की, यानी डू इन रोम एज रोमन्स डू। ऐसे लोग वार्म होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और अपने क्लोज वंस की बहुत केयर करते हैं, लोगों से सोशलाइज करते हैं, यानी कि लोगों के साथ फ्रेंडली होते हैं, और इनको अपनी एनर्जी को ये रहने दीजिएगा, है ना। पीस मेकर्स ऐसे लोग जेंटल होते हैं, काइंड होते हैं, हार्मनी को मेंटेन कराते हैं, और ऐसे लोग कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्राइफ संघर्षों से बचते हैं, कूल होते हैं, पेशेंट होते हैं, है ना। पीस मेकर्स जो है उनका मतलब होता है कि वो एक ऐसी ग्लू बन जाएं जो पूरे ग्रुप को एक साथ जोड़ कर रखे। ऐसे लोग फ्रेंडली होते हैं, फैमिली, है ना, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, ऐसे लोग वो ग्लू बन जाते हैं जो पूरे ग्रुप को एक साथ जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये था। आइए आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी जो मैंने बताया था, अब्राहम मास्लो की मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है इस बार के लिए, 2025 के लिए, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अब्राहम मास्लो ने ये जो थ्योरी थी ये 1943 में करी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स की है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये उनकी जो थ्योरी थी ना, ये उनके पेपर में पब्लिश हुई थी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में। ये बेसिकली हायरार्की ऑफ नीड्स पर आधारित है। मास्लो की थ्योरी जो है वो एक पिरामिड की तरह है, ठीक है, जिसमें हमारी नीड्स को प्रायोरिटी बेसिस पर दिखाया गया है। अब देखिए ये पिरामिड हो गया, इसमें जो सबसे फर्स्ट लेवल, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। इसमें जो सबसे पहले लेवल पर नीड्स आती हैं ह्यूमन लाइफ की, वो फिजियोलॉजिकल होती हैं। फिजियोलॉजिकल में आप भाई देखिए, प्रायोरिटी बेसिस पर आपको ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सर्वाइवल के लिए फूड इंपॉर्टेंट है, वाटर, और कहीं ना कहीं सेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योस्टेटस, एक्सर्शन, एक्सक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारी नीड्स हैं वो फिजियोलॉजिकल लेवल पर हैं, और आदमी को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले लेवल पर ये वाली नीड की ज़रूरत होती है। यानी कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये वाली नीड उसकी पूरी हो जानी चाहिए। जब एक बार ये वाली नीड पूरी हो जाती है तो फिर अगला आता है कि उसको सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी में उसकी बॉडी की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको एक रोज़गार मिलना चाहिए, उसको कुछ रिसोर्सेज मिलनी चाहिए, मॉरलिटी, उसकी नैतिकता का हनन नहीं होना चाहिए, उसके पास एक फैमिली होनी चाहिए, हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। जब ये वाली नीड भी पूरी हो जाती हैं तो फिर आता है अगले लेवल पर लव और बिलोंगिंगनेस। इसमें उसको फ्रेंडशिप चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए, फैमिली में अच्छे बॉन्डिंग होने चाहिए, सेक्सुअल इंटीमेसी होनी चाहिए, यानी कि उसका पार्टनर सेक्सुअली कैपेबल होना चाहिए। जब ये वाली नीड भी पूरी हो जाती है तो फिर आती है स्टीम की वो, यानी आपको फिर उसके बाद अपनी प्रेस्टीज चाहिए। तो स्टीम में सेल्फ स्टीम आपकी बचनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल की सुरक्षा होनी चाहिए, आपके अचीवमेंट होने चाहिए, आपको आप रिस्पेक्ट दूसरों की करें और दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करें। जब हमारा ये वाला लेवल भी पूरा आ जाता है तो अग्रिम लेवल पर, ऊपर लेवल पर आती है कि फिर हमारी मॉरलिटी हमारी हो, क्रिएटिविटी हो, स्पॉन्टेनिटी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, प्रिजुडाइज ना हो किसी भी चीज़ को लेकर, पूर्वाग्रह ना हो, और हमें फैक्ट का एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो किसी ना किसी कारण, लॉजिक से हो रहा है, तो हमें उनको स्वीकार करना आना चाहिए। अब ये तो सारी देखिए मैंने यहीं समझा दी। अब लेकिन इसने ना, ये तो 5 लेवल तो पहले ही थे, 1960s और 1970s में 5 स्टेज मॉडल में जो है वो एक्सटेंड हो गया 8 स्टेज में। तो 6ठी, 7वीं और 8वीं भी नीड पढ़ लीजिए। इसके बाद जब ये वाली सारी नीड भी आपकी पूरी हो जाती है, अगर आप ये डायग्राम बनाया है ना, इसे आंखों आंखों में रट लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो उसके बाद फिर आती है आदमी की बायोलॉजिकल और नहीं, ये तो हो गया। उसके बाद आदमी की आती है कॉग्निटिव नीड, यानी उसे ज्ञान संबंधी नीड चाहिए, एक्सप्लोरेशन हो, क्यूरियोसिटी हो, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो, नॉलेज हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, आने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी हो। एस्थेटिक नीड में वो ब्यूटी की नीड करता है, अप्रिसिएशन चाहिए उसे, अपलॉड चाहिए, है ना, प्रशंसा चाहिए, अवार्ड चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, उसके एक्सपीरियंस अच्छे होने चाहिए लाइफ को लेकर, सेल्फ फुलफिलमेंट होना चाहिए, और पर्सनल पोटेंशियल और पर्सनल ग्रोथ को पहचानना आना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी किसकी नीड, अब्राहम मास्लो की। अब आते हैं फ्रायड।
फ्रायड जो था उसने ये बताया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कुछ अनकॉन्शियस मेमोरीज द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। कुछ अनकॉन्शियस यानी जिनके बारे में हम जागरूक नहीं होते, कुछ हमारे माइंड में अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं, जैसे चाहे वो मेमोरीज हो, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो कुछ अपील हो, हम खुद से अपने आसपास वालों से कुछ चाहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। तो इसको उसने ना ईड, ईगो और सुपर ईगो में डिफाइन किया है। ईड जो है वो इंस्टिंक्ट को हमारी दिखाता है, ईगो जो है रियलिटी को दिखाता है, और सुपर ईगो मॉरलिटी को दिखाता है। यहाँ पर चार्ट है, ईड ये दिखाता है इंस्टिंक्ट को, है ना। तो आई वॉन्ट दैट राइट नाउ, मुझे जो भी चाहिए वो अभी चाहिए। मुझे अगर गर्लफ्रेंड चाहिए तो मुझे बिल्कुल अभी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, मुझे टॉफी चाहिए तो अभी चाहिए, मुझे रात को 12 बजे अगर कोका कोला चाहिए तो अभी चाहिए। सुपर ईगो क्या कहता है कि अच्छे लोग डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, अगर अच्छे लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, है ना। अगर आपका सुपर ईगो है तो वो आपको कहेगा कि यार ये सेक्स करना अच्छा नहीं है, गर्लफ्रेंड रखना अच्छा नहीं है, तो अच्छे लोग इनके बारे में नहीं सोचते। और ईगो ये कहता है लेट्स फिगर आउट ए वे टू वर्क टुगेदर, मैं एक ऐसा मिडवे निकालता हूँ, एक ऐसा रास्ता निकालता हूँ कि मेरी ईड भी पूरी हो जाए और मतलब मेरे ऊपर कोई दोषारोपण भी ना आए, यानी मुझे गर्लफ्रेंड भी मिल जाए और मैं गलत भी ना कहलाऊं समाज में। तो बस यही है, देखिए ईड तो यही है, सारा का सारा यही है, इसमें कुछ और भी बताना नहीं है। चलिए अच्छा बता देते हैं, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ईड जो है हमारी इननेट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को और डिज़ायर को बताता है, यानी जन्मजात बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं उनको बताता है। जब ईड अपनी डिमांड को अचीव कर लेता है तो हमें प्लेजर होता है। जब ईड की डिमांड पूरी नहीं होती, डिनाई हो जाती है, तो फिर हम अनकंफर्टेबल, अनप्लेजर में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। ईड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली इन लाइफ, ईड जो है वो जीवन के शुरुआती फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक इन्फेंट की जो नीड होती हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, नवजात शिशु की जो नीड्स होती हैं, उस नवजात शिशु की जो अवस्था है उसमें ईड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नवजात शिशु हंग्री है, अनकंफर्टेबल है, तो वो रोने लगते हैं तुरंत से, और जब ईड की डिमांड पूरी हो जाती है तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। ईड जो है वो उसको रियलिटी से, लॉजिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे कुछ चाहिए, मैंने बताया था ना, अगर मुझे चाहिए तो अभी चाहिए, रात के 12 बजे चाहिए तो अभी चाहिए। अब जो है सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो हमारे सोसाइटल रूल्स और मॉरल्स को देखता है, यानी वही कि अच्छे लोग नहीं करते। तो ये जो है ना कि अगर मैं एक गर्लफ्रेंड बना रहा हूं तो सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हम सुपर ईगो हमारा क्या करता है, हमें अवेयर करता है कि सोसाइटी की क्या रूल्स है, क्या मॉरल्स हैं, क्या एथिक्स हैं, और क्या चीज़ एथिकल, यानी क्या चीज़ एथिकल है, क्या चीज़ अनएथिकल है, क्या चीज़ राइट है, राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या चीज़ बैड है, क्या चीज़ गुड है। ठीक है। ईगो क्या बताता है, ईगो मीडिएट करता है, यानी बिचौलिए का रोल प्ले करता है डिमांड ऑफ ईड, सुपर ईगो और रियलिटी। जैसे मैंने ये बताया था ना कि गर्लफ्रेंड मिल भी जाए, लेट अस फिगर आउट ए वे टू वर्क टुगेदर। देखो अगर ये याद कर लिया ना तो सब याद कर लोगे, है ना, तो बहुत आराम से। तो ईगो क्या करता है, ईड की डिमांड और सुपर ईगो और रियलिटी में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ना। ईड फंक्शन करता है कॉन्शियस माइंड में, प्री कॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड में। तो बस इतना ही करना, देखो इसके आगे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आती है स्वामी विवेकानंद की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फेवरेट है। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। इसे पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करना हो सके तो। बहुत बड़ा सिन का मतलब पाप है। देखिए इससे बड़ा पाप कोई नहीं है कि अगर आप अपने आप को वीक फील करते हैं, है ना, अगर आपने अपने आप को कमज़ोर मान लिया है तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ऑल पावर इज़ विद इन यू, सारी पावर आपके अंदर है। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, हर कुछ कर सकते हो, है ना। तो बिलीव इन दैट, इस बात में विश्वास करो कि आप कुछ भी कर सकते हो और हर कुछ कर सकते हो, है ना। अपने आप को कभी भी वीक मत फील करो। उन्होंने ये भी कहा है कि यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप फिर भगवान में भी विश्वास नहीं करते।
जब आपको फेलियर मिलती हैं, आपकी नौकरी चली जाती है, तो आपको ये नहीं फील करना चाहिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया। आपको सोचना चाहिए कि भगवान है, वो आपको देखेगा। जैसे एक नौकरी मिली थी वैसे दूसरी नौकरी मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ओपाइन यानी धारणा करते हैं कि हर सोल जो है वो डिवाइन है, पवित्र है ना। इतना ही बहुत है इसमें। तो जो स्वामी विवेकानंद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो माइंड से स्टार्ट होता है, बॉडी से स्टार्ट नहीं होता। माइंड में अगर आपने सोच लिया कि आप वीक हैं तो वीक हैं, माइंड में अगर आपने सोच लिया कि आप स्ट्रांग हैं तो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है फिर दुनिया में। तो माइंड जो है हमारा एनिमी की तरह रोल प्ले करता है, जबकि ट्रेंड माइंड जो है वो हमारा फ्रेंड है। तो अपने माइंड को ट्रेंड कर लीजिए कि आप स्ट्रांग हैं एंड एवरीथिंग यू कैन डू, एनीथिंग यू कैन डू। उन्होंने 3 हेल्प गोल्डन रूल्स दिए हैं, इनको जरूर करिएगा। हु इज हेल्पिंग यू, डू नॉट एवर फॉरगेट देम। जो आपकी मदद कर रहा है उसे कभी बिसराओ मत, उसे कभी उसको कभी भुलाओ मत। जो आपको लव कर रहा है उससे कभी हेट मत करो, है ना। जो आप पर विश्वास कर रहा है उसका कभी विश्वास मत तोड़ो, उसको कभी चीट मत करो, डिसीव मत करो। उन्होंने 5 डायमेंशन दिए हैं। फिजिकल सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद करिएगा। फिजिकल सेल्फ का मतलब है कि ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है, ये फिजिकल सेल्फ का उदाहरण है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड हेल्दी हो तो आपको क्या करना होगा, बॉडी को हेल्दी करना होगा। उसके लिए बॉडी बिल्डिंग करनी होगी, प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा करना होगा, है ना, मेडिटेशन करना होगा, ठीक है। He even said it would be better to play football than to read the holy books। अगर holy books मतलब पवित्र ग्रंथों को पढ़ने से भी ज़्यादा अच्छा है कि फुटबॉल प्ले की जाए, क्योंकि जब आप दिमाग से स्ट्रांग होंगे तभी आपको बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये तो फिजिकल सेल्फ हो गया। फिजिकल में आपको बस 3 चीज़ें याद रखनी है, हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, और बॉडी बिल्डिंग, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें ये लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एनर्जी सेल्फ में उन्होंने कहा था कि उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि वेल रेगुलेटेड ब्रीदिंग ब्रिंग्स सोलेस। सोलेस का मतलब पीस। अगर आपका ब्रीदिंग सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप एनर्जी को बूस्ट कर लेंगे, यानी खुलकर सांस लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनटॉलरेंस की फीलिंग निकालिए, इम्पेशेंस की फीलिंग निकालिए अपने अंदर से। इन एंगर, एंजाइटी, इन सब की फीलिंग को कंट्रोल करता है एनर्जी सेल्फ। वो तब डेवलप होगा, कब डेवलप होगा, जब आपकी ब्रीदिंग सिस्टम वेल रेगुलेटेड होगी। तभी तो ये कहते हैं ना कि एक लंबी सांस लीजिए, टेक ए डीप ब्रीथ एंड बी कूल, है ना। इंटेलेक्चुअल सेल्फ, तीसरा है इंटेलेक्चुअल सेल्फ। फिल द माइंड विद हाई थॉट्स। देखिए, माइंड एक ऐसा घर है जिसमें अगर आपने उसे खाली छोड़ दिया तो डेविल्स माइंड इज आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ठीक है। तो माइंड को हाई थॉट्स से फिल कर लो, अच्छे आइडियल्स, अच्छे आदर्शों से फिल कर लो। प्लेस दैम डे एंड नाइट। उनमें अच्छे थॉट्स की, अच्छे आदर्शों की खाद दिन रात डालते रहो, है ना, क्योंकि यही काम करेंगे, यही आगे चल के। मैन एक ऐसा एनिमल है जिसको सिर्फ मैन ही एक ऐसा आदमी है जिसको बुद्धिमत्ता और बौद्धिकता का गिफ्ट मिला हुआ है। इस गिफ्ट को, लेकिन क्या ज़रूरत है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गिफ्ट को प्रॉपरली कल्टीवेट करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। तो माइंड को खाली मत छोड़ो, हाई थॉट्स से, हाई आइडियाज से भर लो। और ये कब अच्छा होगा, माइंड कब आपका नर्चर होगा, अच्छे लिटरेचर पढ़ने से, अच्छी बायोग्राफी पढ़ने से, साइंस फिक्शन पढ़ने से, अच्छी मूवीज़ देखने से। मेंटल सेल्फ, चौथा है मेंटल सेल्फ। स्ट्रॉन्ग मेंटल सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। माइंड जो है वो बाई नेचर, उसकी नेचर क्या है कि वो फ्लाइटी होता है, चंचल होता है, रेस्टलेस होता है ना। ये इधर उधर विचरण करता रहता है, हमें डेविएट करता है हमारे टारगेट और ऑब्जेक्टिव से अलग करता है। तो माइंड का रेगुलेशन, माइंड का गवर्निंग, माइंड का बैलेंसिंग और कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है ना। माइंड को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो मोमबत्ती लगाकर उस पर फिक्स करते हैं ना ध्यान, काम रहना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए सारी ही परिस्थितियों में। अगला आता है, 5वां आता है ब्लिसफुल सेल्फ। ये है आनंदमय कोश। अगर आप अंदर से अपने आप को फील करते हैं, भगवान का आशीर्वाद, ऊपर वाले का, अल्लाह का आशीर्वाद लेकर फील करते हैं, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। और यही अल्टीमेट गोल है मैनकाइंड का।
अगर आप ब्लिसफुल सेल्फ हैं तो कितनी भी भारी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप अच्छा ही फील करेंगे। और एक पर्सनालिटी का मैन बनने के लिए आपको इस स्टेज में आना पड़ेगा कि आपको कोई चीज़ दुनिया की, कोई हार्डशिप, कोई हैप्पीनेस ना तो आपको इतराने वाली कंडीशन में डालेगी, ना ही डिफिकल्टी आपको विचलित करेगी। तो ब्लिसफुल सेल्फ में कोई भी संसार की चीज़ें आपको जो है डिसबैलेंस नहीं करेंगी, चाहे वो अच्छाइयाँ हो, चाहे वो हार्डशिप्स हो यानी प्रॉब्लम्स हो, और चाहे वो एक बहुत प्रॉस्परस लाइफ क्यों ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हु हैड रीच दिस स्टेज कैन फेस द वर्ल्ड विद ए स्माइल एंड बी ए परफेक्ट पर्सनैलिटी। अगर हम इस जो साधु संत होते हैं ना, सेंट्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। जिसने इस स्टेज को अचीव कर लिया वो जिंदगी की हर चीज़ों को स्माइल के साथ फेस करेगा, परफेक्ट पर्सनैलिटी बनकर निकलेगा। अब है जंग की। जंग एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो अपनी एनालिटिकल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 4 फंक्शन बनाए। ये जो 4 फंक्शन है वो थिंकिंग है, फीलिंग है, सेंसेशन है, इंट्यूशन है, एक्सट्रोवर्जन। अब जो है एक्सट्रोवर्जन क्या है, इन्होंने 2 वो भी बनाए थे। एक्सट्रोवर्जन ऐसे लोग जो हैं वो आउटगोइंग पर्सनालिटी के होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, यानी बाहर के लोगों से बहुत फ्रेंडली होते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि हाउएवर जंग रेफर्स टू एक्सट्रोवर्जन एज मूविंग वंस एनर्जी टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इनकी एनर्जी जो है ये अपनी एनर्जी को एक्सटर्नल वर्ल्ड को देते हैं, ये अपनी हैप्पीनेस को बांटते हैं, अपनी सफलताओं को दूसरों के साथ एंजॉय करते हैं, है ना। इंट्रोवर्जन क्या है, ये क्वाइट शांत रहना पसंद करते हैं, रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी होते हैं। जंग रेफर्स टू इंट्रोवर्जन एज मूविंग आउट वंस एनर्जी इंटरनली विद इन वन सेल्फ। ऐसे लोग जो हैं जंग के अनुसार जो इंट्रोवर्ट काइंड के पर्सन होते हैं वो अपनी एनर्जी को अपने ही अंदर रखते हैं, है ना, बाहर उसको शेयर नहीं करते। इन दोनों के आधार पर 4 चीजें हैं, 4 आर्चीटाइप्स हैं पर्सोना। डिफरेंट मास्क, डिफरेंट मुखौटे जो हमने सामाजिक कंडीशंस में वेयर कर रखे हैं। कई बार हम मदर का रोल प्ले करते हैं, कई बार हम सिस्टर हैं, फिर कई बार हम साथ साथ हम टीचर हैं, किसी की वाइफ है, और इस तरह से। तो जीवन में बहुत सारे रोल को प्ले करते हुए हमने जो मुखौटे लगा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट सामाजिक परिस्थितियों का निर्वाहन करने में, वो पर्सोना कहलाते हैं। शैडो में जंग ये बिलीव करते हैं कि हर एक की पर्सनैलिटी की 2 साइड होती हैं, लाइट साइड यानी पॉजिटिव साइड, है ना, और डार्क साइड यानी नेगेटिव साइड। डार्क साइड जो है व्हाट वी चूज टू रिप्रेस, जिसको हम दबाना चाहते हैं, भाई अपनी नेगेटिविटी को हम दबाना चाहते हैं, वो हमारी शैडो हो गई, परछाई हो गई। ये वो एस्पेक्ट है पर्सनालिटी की, यानी डार्क साइड वो एस्पेक्ट है पर्सनालिटी की जिसे हम अप्रिशिएट भी नहीं करते, जिसके बारे में कई बार हम जागरूक भी नहीं होते। एनिमा जो है, एनिमा इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द अपोजिट जेंडर आइडल। एनिमा में देखिए क्या होता है कि अगर आप लेडी हैं तो आपके अंदर पुरुषोचित क्वालिटी आएंगी या मैनली क्वालिटी आएंगी। अगर आप मैन हैं तो आप में के अंदर फेमिनिटी होगी, यानी कि कुछ औरतों वाली क्वालिटी होंगी। तो एनिमा जो है वो एक मैन की साइक में, मैन की पर्सनालिटी में जो फेमिनिटी होती है वो होता है। जैसे कई लोग जो होते हैं वो पुरुष को कहा जाता है कि वो इमोशनल कम होता है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं जब एक पुरुष भी कोमल हो जाए, इमोशनल हो जाए, तो ये जो कोमलता और इमोशनल चीजें हैं ये एक नारी की क्वालिटी मानी जाती हैं। तो एनिमा किसे रिप्रेजेंट करता है, मैन की साइक में, मैन की पर्सनालिटी में फेमिनिटी वाली क्वालिटी का होना। एनिमस किसे रिप्रेजेंट करता है, जब वुमेन की साइक में, है ना, एक लेडी की साइक में जो मैस्कुलिनिटी होती है, पुरुषत्व होता है ना। कुछ लेडी बहुत ज्यादा वीर होती हैं, जैसे झांसी की रानी, जैसे आपकी मैडम शिवानी अग्रवाल, है ना, आप भी होंगे ऐसे ही। तो ये जो है ये एनिमस है। पर्सनालिटी असेसमेंट, पर्सनालिटी असेसमेंट क्या है, एक अपने किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को, की ट्रेट्स को, कैरेक्टरिस्टिक को, स्किल, पोटेंशियल, बिहेवियरल टेंडेंसी को इवैल्यूएट करना और मेजर करना। ठीक है, कैसे वो व्यक्ति सोचता है, कैसे फील करता है, क्या रिएक्ट करता है, क्या बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशन में, यही पर्सनालिटी असेसमेंट है। पर्सनालिटी असेसमेंट को कहाँ यूज करा जाता है, साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में, एजुकेशन में, रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा रोल है, प्लानिंग में, टीम बिल्डिंग में, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, क्लिनिकल डायग्नोसिस में, यानी कई बार आपका मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो भी आपकी पर्सनालिटी देखकर किया जाता है।
अब पर्सनालिटी असेसमेंट के टूल क्या है ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी असेसमेंट का टूल जो है MBTI है, MBTI। ये इसे 1940 में इसाबेल ब्रिग्स मायर ने करा था डेवलप, और उसकी मदर कैथराइन कुक ब्रिग्स ने करा था। MBTI में जो है क्या है, कार्ल जंग की थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप में 16 तरह की पर्सनालिटी दी गई हैं, है ना। 4 डिक्टोमीज दी गई हैं, और MBTI में 16 पर्सनालिटीज दी गई हैं। अब इसमें क्या है, देखिए यहां से देखिएगा, ये सब नहीं है ना, 16 टाइप की पर्सनालिटी है। इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन। इंट्रोवर्जन को I से रिप्रेजेंट करा गया है, एक्स्ट्रावर्जन को E से रिप्रेजेंट करा गया है। सेंसिंग और इंट्यूशन, इसमें सेंसिंग को S से रिप्रेजेंट करा गया है, और इंट्यूशन को N से रिप्रेजेंट करा गया है। ये थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा, आप कभी पहला अक्षर लिख दें, इंट्यूशन को N से रिप्रेजेंट करा गया है। थिंकिंग और फीलिंग में थिंकिंग को तो T से और फीलिंग को F से करा गया है, तो आप याद रखेंगे। जजिंग और परसीविंग में जजिंग को J से और परसीविंग को P से करा गया है। इस तरह से बहुत सारे पर्सनैलिटी के टाइप हैं, जैसे INTJ, ESFP, ये तो हो ही गए। ऐसे ही हैं, मान लीजिए IESN, है ना, फिर IETF, तो ऐसे पर्सनालिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये हमारा यूनिट है, हमने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी चीज़, आई एश्योर यू, कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई है। और आप अगर इसके कीवर्ड पकड़ कर लिखेंगे तो देखिए बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। आपका कल एग्जाम है, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। गेटवे क्लासेस के लिए की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और बस आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा टाइम निकाल कर। ऑल द बेस्ट।